अम्मा से वो मेरी अंतिम मुलाकात थी। उसे अंतिम मुलाकात कहना सही नहीं होगा, क्योंकि मेरे गांव पहुंचने से पहले ही अम्मा जा चुकी थी, मृत्यु लोक से दूर, हर दुख तकलीफ से परे। पिछली बार जब मैं उसे मिलने आया था तो वह बोली थी, बेटे बहुत हो चुकी उम्र, पोते परपोते देख लिए, अब ईश्वर का बुलावा आ जाए तो अच्छा है, बिस्तर पर न गिरूं मैं। बस मोह ममता ही नहीं छूटती, तुझ में ध्यान रहता है। तेरा बड़ा भाई मनोहर तो यहीं गांव में रहता है, उसके बच्चे तो ब्याहे गए, तेरे अभी कुंवारे हैं। उनका घर बस जाता तो सुख की सांसें लेकर मरती मैं उसे समझाता, अम्मा हमारी चिंता मत किया करो, हम लोग मज़े में हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा दी है, अब सब मज़े कर रहे हैं, खाते कमाते हैं। वहाँ के संस्कार कुछ और ही हैं अम्मा, मनोहर के बच्चों के जैसे नहीं कि जो बापू ने बोल दिया वह पत्थर की लकीर। नई सदी की इस मोड़ पर मुझे भी यह बात सालती है, मगर क्या करूं, समय के साथ चलना पड़ता है। मैं अपने बच्चों का भाग्य विधाता तो हूँ नहीं कि उन्हें जबरन शादी के मंडप में बिठा दूं। अम्मा जब उनका ब्याह होगा तो उनके साथ रहना और भी कठिन हो जाएगा। एक कोठी में दो परिवार, पहले उनके लिए कोई फ्लैट का बंदोबस्त हो जाए तो शादी के लिए उनके पीछे पड़ूं। हैरानी के मारे अम्मा की आंखें खुली रह गईं। बोली, इतना निर्मोही है तू, शादी करते ही बच्चों को अलग कर देगा। मैं बोला, वहाँ हर आदमी आज़ादी चाहता है। मेरी बेटी दिव्या तो अमेरिका जाने का जुगाड़ बना रही है, वहाँ घर भी बसा लेगी, कंप्यूटर इंजीनियर है। अम्मा आज के बच्चे अपने मन के हैं, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाल सकते हम, नहीं तो परिणाम और भी बुरे हो सकते हैं। दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच झूलता हूँ मैं। जब गांव में प्रवेश करता हूँ, जिस परिवेश में मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ, अब वही सब कितना तुच्छ, सुविधा विहीन और पिछड़ा हुआ लगता है। यहाँ रुककर अब ऐसा लगता है कि कुछ दिन और रह लिया तो दुनिया से बहुत पीछे रह जाऊंगा मैं। कुछ देर तक गांव आकर्षित करता है, लगता है इस जगह सब समान है, बुल्ले शाही की कविता की तरह जो हम बचपन में गुनगुनाते थे। चल बुल्लियाँ चल ओथे चलिए जिथे रहंदे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू मन्ने। यानी वहाँ चलकर रहें जहाँ सब अंधे बसते हों, जो हमारी जाति न पहचान सके। कितनी समता और बरकत है यहाँ की आबोहवा में। किसी में कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई होड़ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की लालसा नहीं, बस जो हो जाए वही काफ़ी है। अपनी नियति के सामने सिर झुकाकर जीने की कला है इन लोगों में। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ किस्मत, भगवान, रिश्ते, भरोसा, कुनबा जैसी संकल्पनाएं नहीं हैं। वहाँ चूहा दौड़, एम्बिशन, जुगाड़, पर्सनालिटी ज़्यादा महत्व रखते हैं। अम्मा से साल में एक बार मिलने के लिए आता हूँ मैं। भाई कब के रिटायर हो चुके हैं। अब गली की तरफ 3 दुकानें निकाली हैं उन्होंने। मेरे हिस्से के प्लॉट पर भी दुकान बन चुका है। एक हिस्से में उनका बड़ा बेटा सपरिवार रहता है और एक हिस्सों में ढोर डंगरों के लिए खपरेल डाली है। कई बार अम्मा कहती, देव तू पढ़ लिख कर शहर में इतनी तरक्की कर गया, कोठी बना ली, तेरे बड़े भाई मनोहर का इतना बड़ा टब्बर, उसके किसी बेटे की ढंग की नौकरी नहीं, 2 लड़कों को तो खेती का ही आसरा है, गांव की जायदाद में भी जो तेरा हिस्सा है मनोहर के नाम कर जा, दुआएं देगा वो। उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। उसकी बहू सुधा से मेरी सारी उम्र नहीं बनी। आज भी मैं अपने हिस्से के मकान में बैठी अपने हाथों से बनी रोटी खाती हूँ, मगर मनोहर हर वक्त मेरा ख्याल रखता है। कभी कुबोल नहीं बोला उसने। कभी कभी जरूर तेरे बारे में कसेली बातें करता है कि देव ने कभी 4 पैसे भेजे हैं तुझे, या उसके परिवार का भी फर्ज बनता है कि तेरी देखभाल करें। अब मैं कुबड़ी हो गई हूँ, घर का राशन वही ला कर देता है, हर महीने 500 रुपये अपनी पेंशन में से देता है। पत्नी मना नहीं करती उसे। अब जैसा भी है मेरे चुग्गे का इंतजाम करता है वो। तुझसे खर्च के लिए क्या कहूँ, तू हमेशा तंग ही रहा, कभी मकान की किस्तें तो कभी बच्चों की पढ़ाई का खर्च। अब कुछ अरसे से तो रुपया दे जाता है, वो मैं अपनी क्रियाक्रम के लिए जमा करती जा रही हूँ, ताकि खर्च को लेकर तुम दोनों भाइयों में फीक ना पड़े। तू तो बहुत दूर रहता है, मैं मर गई तो सारा बोझ मनोहर पर ही पड़ेगा। बेटे मनोहर के बारे में कुछ सोचना, मेरे जीते जी पुश्तैनी जायदाद का निपटारा हो जाता तो। अम्मा के बार बार कहने के बावजूद पता नहीं क्यों मेरे खून ने कभी जोर नहीं मारा कि मैं अपने हिस्से की जमीन व मकान
मनोहर के नाम कर दूं। सुना है कि आजकल तो गांवों में भी जमीन लाखों के भाव में बिकती है। मैं यहाँ जोश में आकर कुर्बानी दे जाऊं और उधर मेरी श्रीमती मुझे सारी उम्र कोसती रहे। मनोहर और मेरे बीच लेन देन की बात 20 साल पहले से उठी थी। यहाँ शहर में किसी तरह मैंने 300 गज का प्लॉट खरीद लिया था, मगर उसके ऊपर मकान खड़ा करने का कोई जुगाड़ नहीं था मेरे पास। जो लोन मिल रहा था वह काफ़ी नहीं था, क्योंकि मेरी श्रीमती आलीशान घर बनाना चाहती थी। उधर बच्चों की पढ़ाई का खर्च। मैं बड़े चाव से गांव आया था कि भाई से पैसे लेकर मकान बनाऊंगा। अम्मा ने सुना तो वह बहुत खुश हुई कि चलो छोटे बेटे को शहर में ठिकाना बना। मगर भाई व भाभी को अच्छा नहीं लगा। कहने लगे, यहाँ से हजारों कोस दूर ठिकाना बनाने का क्या फ़ायदा। यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कुनबा है, टब्बर है, यहाँ जड़ें हैं तुम्हारी। अनजान बिरादरी में कल बच्चों की शादी ब्याह। अगले दिन पता चला कि उनके बिसुरने का कारण कुछ और ही था। वो मेरे हिस्से की दबाई जायदाद से हाथ धोना नहीं चाहते थे। मैंने अम्मा से बात चलाई कि मेरे हिस्से का जो भी बनता है, चाहे थोड़ा कम ही सही, मुझे दिलवाया जाए ताकि मैं भी अपने मकान को बनवाना शुरू कर सकूं। अम्मा चाहकर भी कुछ फैसला न करवा पाई। मनोहर तो बिफर गया। बोला, तुझे पता नहीं कितना झंझट है इन जमीनों में। कागजों में हमारी तीनों बहनों और काकू चाचा का नाम भी है। काकू चाचा कुंवारा ही मरा, मगर उसकी रखेल के घर पैदा हुआ लड़का भी बराबर का हिस्सेदार है। तू शहर में रहता है, सारे कानून जानता होगा। यहाँ कुछ दिन रुक कर पटवारी व तहसीलदार से मिलकर कोशिश कर, शायद जमीन हम दोनों भाइयों और अम्मा के नाम हो जाए। फिर 3 हिस्से करके तेरा हिस्सा बेच देंगे। मैं तो एक लड़की की शादी कर चुका। रिटायरमेंट के आधे पैसे वहाँ लग गए। एक लड़की अभी भी दीवार की तरह सिर पर खड़ी है। बच्चे भी नौकरी नहीं करते कि उनसे पैसे पकड़कर तुझे दे दूँ। तू तो अफसर आदमी है, कहीं से खर्च लेकर मकान बना ही लेगा। मुझे इतना मुश्किल रास्ता बताया गया जितना उस राजकुमार को कहा गया था कि कई मुसीबतें झेल कर राक्षस को मार कर मणि लाएगा, तब राजकुमारी उससे शादी करेगी। 2 सप्ताह मैं वहाँ टिका रहा। टेनिस के गेंद की तरह इधर से उधर टप्पे खाता रहा। अम्मा तो असक्त हो चुकी थी और भाई के घर की कमान सुधा भाभी के हाथ में थी। उसकी मजबूरियां भी साफ नजर आ रही थी। उनके पास 5-7 लाख का कोई जुगाड़ नहीं था कि वे मेरा हिस्सा खरीद लेते। भाई के बैंक में पैसा था, मगर सुधा भाभी ने साफ मना कर दिया। मुझे साफ तौर पर बता दिया गया कि घर तो पुश्तैनी है, जिसके एक हिस्से में अम्मा का डेरा था, जहाँ मेरी बहनें ना सांचे रिश्तेदार आकर टिकते थे। अम्मा के जीते जी वह हिस्सा तो बेचा नहीं जा सकता था। दूसरे बड़े हिस्से में भाई का टब्बर था। जमीन बेचकर अपना तीसरा हिस्सा ले जाने के लिए मुझसे कहा गया, मगर जमीन के कागज ठीक करवाने में बहुत सिरदर्दी थी। पिताजी ने मरने से पहले ये सब ठीक करवाने की जरूरत नहीं समझी थी। उन्हें क्या पता था कि लाखों का भाव होते ही जमीन पर सबकी निगाहें हो जाएंगी। मास्टर थे वो। एक दिन दिल का दौरा पड़ा। मनोहर भाई ने अभी बीएड ही किया था। पिताजी का स्कूल प्राइवेट था, सो अम्मा को कोई पेंशन नहीं मिली। बाद में भाई की नौकरी सरकारी स्कूल में लग गई थी। 15-20 दिन तहसील के चक्कर काटने के बाद मुझे पता चला कि जमीन को फौरन बेचने का काम इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। पहले तो मैं तीनों बहनों को एक जगह इकट्ठा करूं। वे भी मुझसे खासी नाराज थीं। हमारे अविवाहित चाचा का नाम भी दावेदारों में था। उनकी एक रखेल और उनसे हुए बच्चों का भी पता चला मुझे। यानी 5-7 लाख का अपना हिस्सा लेने के लिए बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती। उधर ऑफिस से पत्र आ गया था कि जल्दी पहुंचो। अपना माथा पीट कर, थक कर, हार कर मैं खाली हाथ वापस लौट आया। अम्मा खुद मनोहर के आसरे थी। मेरी कोई मदद क्या करती या मेरे लिए क्या जोर लगाती। वही तो शुरू से ही कहती रही कि मैं अपने हिस्सा मनोहर को दे दूं तो कुनबे में मेरी अच्छी इज्जत बनी रह सकती है। फिर भी आते समय अम्मा ने आश्वासन दिया था कि वह मनोहर को मनाएगी कि दोनों भाई जायदाद का बंटवारा कर लें। जमीन मनोहर रख ले और देव को उसके हिस्से के रुपये दे दे।
मेरे घर में सारी बात सुनकर मेरी श्रीमती का मूड भी बिगड़ गया। सारी उम्र ये फांस उसके गले में अटकी रही। इसके चलते श्रीमती और हमारे बच्चों ने कभी गांव का रुख नहीं किया। हाँ, लोक लाज के डर से और अम्मा व रिश्ते नाते निभाने की गरज से मुझे ही साल में गांव का एक आध चक्कर लगाना पड़ता। भाई बहन भी मेरे यहाँ कहाँ आ पाते थे। गांव मेरे लिए एक स्वप्न लोक बनता जा रहा था। मेरे और गांव के रिश्तेदारों के सरोकार बदलते जा रहे थे। हर बार मैं समझता था कि गांव का मेरा ये अंतिम फेरा ही होगा। अम्मा के मरने की खबर कभी भी आ सकती है। शहरी जीवन का आदी हो गया था मैं। वहाँ एक आसानी ये थी कि रिश्तों का कोई दबाव नहीं था। सब मस्त थे, एक दूसरे के व्यक्तिगत जीवन में दखल नहीं देते थे। उन्हें इन बातों के लिए फुर्सत ही कहाँ मिलती। गांव में 5-7 दिन रहने पर मेरे दिमाग में खुजली होने लगती थी। जिससे भी बात करो वह कटाक्ष में बात करता, कभी मजाक में तो कभी गुस्से में और कभी उल्हाने में। कमला ताई कहती, वो निर्मोही, कभी अपनी बहनों के घर भी जाया कर, अपने भाई को देखने का चाव उन्हें भी होता होगा। चंपा बुआ कहती, वो धर्मदेव, मेरा भाई पूरा हुआ था उधर मुंबई में, तू जाकर एक बार अफसोस ही कराता उन्हें। हर तरह से मुझ पर वैचारिक हमले होते रहते हैं। यह दिन उफ उफ कर बीतते। और अम्मा, वह भी वैसे ही बातें करती, कहती, बहू को देखे 15 बरस हो गए, उसका कोई फर्ज नहीं कि आकर सास की खैर खबर ले, मेरा सुख दुख करे। मेरा भाई मरा, भाभी चली गई, गांव में ताया नानकू पूरा हो गया, उसे आना नहीं चाहिए था। तेरे बच्चों की तो शकलें भी भूल गई। तेरी बहनों पर मनोहर इतना खर्च करता है, उनके बच्चों को सगुन आदि पर क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता कि रिश्तेदारियां निभाओ? कल तूने उस घर में से हिस्सा भी लेना है। मनोहर की बहू यही ताने मारती है मुझे कि छोटी बहू ने तो कभी तेरी सुध नहीं ली, फिर भी तू दिन रात देव का गुणगान करती रहती है। अब अम्मा नहीं रही तो ये बात करने वाला भी कोई नहीं रहा। अब हर तरफ जिद और रिस ही चल रही है कि तू जैसा करेगा वैसे ही तेरे साथ करेंगे। अम्मा थी तो सारा कुनबा अच्छी तरह आपस में जुड़ा हुआ था। कहीं कुछ कमी पेशी या ऊंच नीच हो जाती तो अम्मा सब कुछ अपने ऊपर ले लेती और बेचैन हो उठती, इधर उधर सलाह करती, चर्चा करती, और जब तक सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता तब तक चैन से कहाँ बैठती थी अम्मा। हर बार मेरे गांव आगमन पर खील उठती थी अम्मा। कहती, कुनबे की इस माला में बस हर जगह तेरी ही कमी खलती है। जो पास होता है उसका इतना चाव नहीं होता। तू छोटा है ना, बहुत याद आता है। कई बार तेरी शकल भूल जाती है। 1 साल का वक्फा कम नहीं होता रुलाने के लिए। मनोहर तो वट वृक्ष सरीखा अपनी गृहस्थी में खप गया है। वह कुनबे में सबसे बड़ा है। मुझे हमेशा से ही पक्का प्रौढ़ दिखता रहा, और तेरे पिता के मरने के बाद तो उसकी कद, काठी, नयन, नक्श, चेहरा, मोहरा सब उन जैसा ही लगता है। बेटा तो बस तू ही है जिससे मिलकर तेरा बचपन मेरी आंख के सामने तैरने लगता है। मेरी माँ कहा करती थी, जो जितना दूर हो वो उतना ही दिल के करीब लगता है। उसकी ये पहेलियाँ तब मेरी समझ में नहीं आ पाती थी। 80 साल की होकर अब मुझे पता चला कि बच्चों का मोह क्या होता है। माँ का मन बच्चों से कभी नहीं भरता, वे चाहे कितनी आसानी से उसे भूल जाए। मेरे कान तेरी आहट सुनने को तरसते रहते हैं। वे बड़भाग्या, छोड़कर आ जा वह नकली जीवन। यहाँ की आबो हवा देख, स्वर्ग समान है ये धरती। हर तरफ अपने लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार। वहाँ पराये और पत्थर दिल लोगों के बीच सारी उम्र काटकर तू भी निर्मोही और छोटे दिल का बन गया है। सारा खून पानी हो गया है तेरा। अपने संबंधियों को देखकर एक बार भी तेरा खून ठाटे नहीं मारता। यही बस जा, हम भी देखेंगे तेरी टोर, तेरा बाग परिवार। अम्मा बहुत दूर चली जाती, कल्पना के बड़े बड़े सब्ज बाग देखने लगती। उसे क्या पता था कि अब मेरी वापसी संभव नहीं रही। अब तो मैं बरगद सरीखा वही शहर में ही फैल गया हूँ, जिसे किसी भी तरीके से यहाँ रोक पाना मुमकिन नहीं। फिर मेरा परिवार किसी और ढंग से बड़ा हुआ है। गांव के तो नाम से ही बिदकते हैं वे।
अम्मा नहीं जानती कि गांव में एक भी बेल ऐसी नहीं जो मुझे ऐसी शहरी परिंदे के पांव बांध सके। शहर की बेरहम हवा आदमी के ग्रामीण रिश्तों के प्रति बेगाना बना देती है। शहर में भावनाओं से गुजर बसर नहीं होता। हर चीज मोल के भाव बिकती है वहाँ। लोग तो बात करने तक की फीस ले लेते हैं वहाँ। इधर अम्मा जब से आंखों से बिल्कुल अंधी हो गई तब से बहुत ही भावुक हो उठी थी। बात बात पर आंखें छलछला आती उसकी। मनोहर की चिंता करती, कहती तेरी अच्छी पक्की नौकरी है, बच्चे भी ऊंचे ओहदे पर हैं। मनोहर के बच्चों के पास ढंग की रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं। मिट्टी के साथ मिट्टी होकर घर की जरूरत के लिए अन्न उगाते हैं। बारिश अच्छी हो जाए तो बल्ले बल्ले, बारिश अच्छी हो जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो बाप बेटे आसमान की तरफ पानी के लिए ताकते रहते हैं। बहुत कठिन जीवन है उनका बेटा। तेरे पास लाखों रुपया है, तू यहाँ की 3-4 एकड़ जमीन लेकर क्या करेगा? मनोहर के नाम कर दे। मनोहर कह रहा था कि पैसों का जुगाड़ करके वह तुझे जरूर भेजेगा। मेरे जीते जी ये निपट जाए तो अच्छा है। बाद में तुम भाइयों में थाना कचहरी हो तो मेरी आत्मा को दुख पहुंचेगा। देखता नहीं, जरा जरा जमीन के लिए गांव में भाइयों के बीच तलवारें तन जाती हैं। मनोहर ने सारी उम्र मुझे संभाला है। तू तो परदेसी है, मेहमान की तरह आता है। अम्मा के जीते जी मैं कुछ फैसला नहीं कर पाया कि जमीन मनोहर के नाम कर दूं। अब अम्मा के गुजर जाने के बाद क्रोध होकर सारे क्रियाकर्म करके सुबह मनोहर के साथ उसके स्कूटर पर पास के कस्बे से मुंबई के लिए ट्रेन लेने पहुंचा हूँ। मनोहर हम भाई बहनों में सबसे बड़ा है। धीर गंभीर स्वभाव है उसका। उससे कभी सीधे आंख मिलाकर बात नहीं की मैंने। मुझसे गले मिलकर गला भर आया उसका। बोला, अम्मा के कारण तू हर साल आता था, अब पता नहीं आएगा भी या नहीं। बहुत सख्त दिल है तेरा। सब रिश्तों से मुक्त है तू। मेरा हालचाल फोन पर पूछते रहना, शादी गमी में आता रहना, मुंह न मोड़ना। अम्मा ने मरते समय मुझसे कहा था कि धर्मदेव का हक मत मानना। सो तब से ही लोन आदि लेकर तेरे लिए पैसों का इंतजाम किया है मैंने। ये ले 10 लाख का चेक है, अपनी पत्नी से चोरी से दे रहा हूँ। तू भी घर पर मत बताना, ये तेरे मेरे बीच का हिसाब किताब रहा। जमीन चाहे मेरे नाम लिख या ना लिख, मेरे बच्चे उस पर कास्ट कर रहे हैं, सो तेरा हक तुझे दे रहा हूँ ताकि हम दोनों के दिलों में हमेशा प्यार बना रहे। मनोहर ने जबरन वह चेक मेरी कमीज की ऊपरी जेब में ठूस और मेरे सिर पर हाथ फिराकर आशीर्वाद दिया। ट्रेन धीरे धीरे सरक रही थी। दूर होता जा रहा मनोहर ऐसा लग रहा था मानो बचपन के मेरे पिता हो, जो मुझे शहर के कॉलेज के लिए छोड़ने साइकिल पर आया करते थे। सारी यादें ताजा हो उठी। मनोहर ने कर्ज लेकर मुझे अपनी हैसियत से बढ़कर रुपये दिए हैं। पता नहीं कब तक वह इस पैसे की किस्तें चुकाता रहेगा, असल की भी और सूद की भी। मैं इन रुपयों का क्या करूँगा? बैंक में रखकर ब्याज खाऊंगा, शेयर खरीदूंगा, बीवी के लिए हीरे खरीदूंगा या क्लब में ऐश करूँगा। अम्मा ने असल में ऐसा तो नहीं चाहा था। मनोहर ने अंत तक उसे संभाला। मेरे हिस्से की देखभाल भी उसी ने की। मनोहर न होता तो अम्मा रुल जाती, वक्त से पहले खत्म हो जाती। मैंने जेब से वह चेक निकाला और उसे फाड़कर उसकी छिंदे छिंदी करके बाहर उड़ा दी और ऊपर आसमान की तरफ देखा। सोचने लगा कि यह देखकर अम्मा की आत्मा को